से पूरे देश के किसान में हिम्मत दोबारा आ गई है। सारे किसान उठ उठ के चलने शुरू हो गए हैं। आज से 2 हफ्ता पहले कोई संगठन था जिसने कहा था कि जाके इंडिया गेट पे खालिस्तानी झंडा लगाओ। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था ये लोग किसानों के दुश्मन हैं, इनके साथ हमें नहीं रहना। हमने नहीं करवाया, लेकिन फिर भी हमने। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, एक तरफ खेती से जुड़े 3 कानून और दूसरी तरफ किसान का दर्द। बीते 65 दिनों का सच ये है, क्योंकि हम गाजीपुर में मौजूद हैं, इतनी बड़ी तादाद में किसानों की मौजूदगी बीते 65 दिनों में क्यों नहीं थी। और बीते 24 घंटों से, या कहें 24 घंटे का वक्त भी नहीं हुआ है, रात के 11 बजे के बाद से यहां पर तादाद बढ़ने की शुरुआत होती है। यानी बीते 12, 15, 18 घंटों के भीतर में जितनी बड़ी तादाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसानों की मौजूदगी, और इतना ही नहीं बल्कि हरियाणा के भी कुछ किसान यहां पर पहुंच जाते हैं, यह संकेत किस बात का देता है। और शायद ये बेचैनी राजनीतिक सत्ता के दिलों में भी होगी, क्योंकि आज पार्लियामेंट के बाद जब गृह मंत्री अमित शाह इस देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बातचीत कर रहे थे, और उसमें बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे और बीएल संतोष भी मौजूद थे। और इसके अलावे तकरीबन 3 बैठकें आज जब पार्लियामेंट के अलग अलग कमरों में हो रही थी, तो बेचैनी किस बात को लेकर थी? बेचैनी इस बात को लेकर नहीं थी कि दरअसल सरकार ने कृषि सुधार कर दिए हैं और किसान इसे समझने को तैयार नहीं है, जिसका जिक्र आज राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में भी कर दिया। दरअसल उस बात की बेचैनी थी जो यहां पर नजर आ रहा है। यह दरअसल किसान के साथ किसानों के जुड़ने का एक सच है। और भारत के भीतर में अगर आप ध्यान दीजिए, आजादी के बाद से हिंदुस्तान के चुनाव में जातियों के आधार पर लोगों को बांटा गया, धर्म के आधार पर लोगों को बांटा गया, अलग अलग तबकों में लोगों को बांटा गया। लेकिन जैसे ही किसान समुदाय का जिक्र होगा या फिर किसान मजदूर का जिक्र होगा, तो उसके जिंदगी के सरोकार, उसकी अपनी जीवन पूंजी जो होती है जिसमें वह रोजगार करता है, खेत के किसान मजदूर के तौर पर भी काम करता है। और अगर सरकारी आंकड़ों को आप देखना शुरू कीजिएगा तो एक सच निकलकर आपके सामने आएगा। इस देश के भीतर में किसान की आय कमोवेश मजदूरी से ज्यादा बढ़ी है, खास तौर से छोटे और सीमांत किसान की। और यही वो दर्द है जिस दर्द को कल रात टिकैत के आंसुओं के जरिए पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर सुनाई दिया, तो वहां पर आज जब मुजफ्फरनगर की खाप हो रही थी, तो वहां पर हजारों हजार की तादाद में क्यों किसान पहुंचे थे। हाँ, सुबह कोहरा हुआ था। अगर कोई खाप बुलाई जाती 3 कानूनों को लेकर, तो शायद इतनी बड़ी तादाद में किसानों की मौजूदगी नहीं होती। लेकिन एक किसान का दर्द है, और किसान के दर्द को किसान समझ पाता है। यह बेचैनी मौजूदा वक्त में पार्लियामेंट हाउस के भीतर भी नजर आ रही है और राजनीतिक दलों के भीतर भी नजर आ रही है कि अगर किसान की एकजुटता धीरे धीरे किसान के दर्द, उसकी रोजी रोटी, उसके एमएसपी की कीमत, मंडी के होने, सही कीमत में कॉरपोरेट के ना घुसने देने की परिस्थिति, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से दूर भागने की परिस्थिति, इन सारी परिस्थितियों को अगर जीते हुए किसान समझने लगेगा, तो फिर सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी। आज ये सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि एक तरफ राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में 3 बातों का जिक्र कर दिया। एक तौर पर खुले तौर पर कहा कि दरअसल जो कानून आए हैं वह कृषि सुधार से जुड़े हुए हैं। इसके ठीक समानांतर देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF, उसकी जो इकोनॉमिस्ट हैं, संयोग से वह भी भारतीय हैं, उन्होंने भी आज इस बात का जिक्र किया कि दरअसल यह इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है भारत की जरूरत है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म भारत की जरूरत है। अब आप ध्यान देना शुरू कीजिए कि IMF की पॉलिसी जो भारत के लिए है वही अमेरिका के लिए है, जो जापान के लिए है, जो जर्मनी के लिए है वही भारत के लिए है, जो पाकिस्तान के लिए है, जो चाइना के लिए है वही भारत के लिए है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था मौजूदा वक्त में जितनी कंगाल और जितनी डिरेल्ड हो चली है,
उसमें सरकार के सामने सिवाय इसके अलावे कोई रास्ता बचता ही नहीं है कि वह अपने हाथ दुनिया में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के सामने फैला दे। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के लिए इससे बेहतरीन उपाय कुछ हो ही नहीं सकता है कि भारत को अगर वो कर्ज देगा तो उसकी एवज में चाहेगा कि सुधार हो। और आर्थिक सुधार की लकीर कभी भी किसान, मजदूर या रोजगार को नहीं छूती है। इस देश में डिग्रीधारी जो बेरोजगार है वह आर्थिक सुधार उसको नौकरी भी नहीं दिलाएगी। यह आर्थिक सुधार जो एग्रीकल्चर को लेकर है यह इस देश में किसानों को उसके हक को भी नहीं दिलाएगी। सवाल असल में यहीं से सबसे बड़ा शुरू होता है कि आईएमएफ से जो लोन लिया गया 2020 में, तकरीबन $16 बिलियन का लोन भारत सरकार ने लिया। जब कोविड महामारी आई तो तकरीबन $5 बिलियन आईएमएफ ने भारत को दिया। यह सब पैसा क्यों दिया जा रहा है? और भारत मौजूदा वक्त में तकरीबन $560 बिलियन के कर्ज में क्यों डूबा हुआ है? इसका मतलब है कि दुनिया की अलग अलग कॉरपोरेट ताकतें, दुनिया के अलग अलग इंटरनेशनल बैंक ये मानकर चल रहे हैं कि भारत एक बेहतरीन बाजार है। और भारत का सच अब दूसरे इशू पर आइए, जहां पर राष्ट्रपति ने आज अपने अभिभाषण में इस बात का जिक्र कर दिया कि भारत के किसान ने इस महामारी के दौर में भी खूब उत्पादन किया, खूब फसल दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा फसल भारत में 2020 में हुआ है। इतना उत्पादन 2019 में भी नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि भारत का किसान अपने तौर पर स्वावलंबी है, लेकिन उस स्वावलंबन के बाद जो अनाज बचता है उस अनाज को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचना है, उसको एग्रीकल्चर के साथ जोड़कर एक्सपोर्ट करना है। और यह जो बड़ी तादाद मुनाफे की है उसकी एवज में भारत सरकार को टैक्स मिलता है, उसकी एवज में कॉरपोरेट्स का तबका धीरे धीरे मजबूत भारत के भीतर में होगा, जो कि इंडस्ट्री और सर्विस में नहीं हुआ है। क्योंकि इसी दौर में जीडीपी में इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का योगदान नेगेटिव में चला गया। भारत के भीतर में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जितना पैसा दिया जाना चाहिए था, जो टारगेट 2019 के बजट में बताया गया कि 2020 से 2025 तक अलग अलग सेक्टर में हम लोग इतना पैसा देंगे, वो पैसा भारत सरकार के पास नहीं है। भारत सरकार ने बैंकों का मर्जर किया, यह इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत थी जिसको और कोई नहीं वर्ल्ड बैंक बता रहा था। भारत के भीतर में आरबीआई से जो पैसा भारत सरकार लेती है उसको बढ़ाकर 50,000 करोड़ से ज्यादा बढ़ाकर 2 लाख करोड़ तक कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि आईएमएफ ये चाहती है कि दुनिया के अलग अलग देशों में जो डेवलप स्टेट है वो बैंक यहां पर आ सके और उनके जरिए नंबर ऑफ प्लेयर्स बहुत कम होते चले जाएं। सबसे बड़ा सवाल था कि भारत में एग्रीकल्चर यानी खेती को लेकर अगर 72 करोड़ की आबादी कृषि पर टिकी हुई है और इस देश के भीतर में 14.5 करोड़ किसान अगर सीधे खेती से जुड़ा हुआ है, उसमें भी लगभग 12.5 करोड़ किसानों की स्थिति छोटे और सीमांत किसान में है। छोटे और सीमांत किसान का मतलब है 1 हेक्टेयर की जमीन भी इन किसानों के पास नहीं है। 12.5 करोड़ की तादाद में भारत में ऐसे किसान हैं, यानी जर्मनी की जनसंख्या उसमें समा जाए, जापान उसमें समा जाए, ब्रिटेन उसमें समा जाए। इतनी बड़ी तादाद में छोटे और सीमांत किसान हैं भारत के भीतर में। यहां से सवाल होता है कि किसान की बात को ना तो बजट में रखा जाता है, ना किसान की बात को पॉलिसी के तहत लाया जा सकता है। पार्लियामेंट के भीतर जब कानून भी बना तो किसी किसान ऑर्गेनाइजेशन से कोई बातचीत नहीं होती है। इस देश के भीतर में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सांसद जो हैं, जो संसद में भी पहुंचते हैं, वह भी अपनी बातों को किसान के हक के साथ जोड़कर नहीं रख पाए। इस दौर का यह सच है। इसके आगे का सवाल सबसे बड़ा फिर शुरू होता है कि तो क्या इस देश के भीतर में एग्रीकल्चर यानी खेती को जानबूझकर चंद हथेलियों में सिमटाने की कोशिश हो रही है? इसके 3 रास्ते बहुत साफ नजर आते हैं, क्योंकि बार बार जब आप इस पीछे में इतनी बड़ी तादाद में गाजीपुर के बॉर्डर पर किसानों को देखते हैं तो इन किसानों का दर्द शायद उनके भीतर जब झांकिएगा तो उनके भीतर 2-3 शब्द ही नजर आएंगे। एक, अडानी और अंबानी क्यों घुस गए हैं? दूसरा, मोदी सरकार किसान की विरोधी क्यों हो गई है? तीसरा, हमारी जितनी खेती में लागत लगती है उतना पैसा भी क्यों नहीं मिल पाता है? ये 3 सवाल हर किसान के जहन में है।
कानून कैसा भी बना लीजिए, किसान को इसकी बेचैनी नहीं रहती है। लेकिन किसान अगर सीधे तौर पर इस बात को अगर समझ गया है कि आने वाले वक्त में उसकी जमीन उसकी नहीं रहेगी, वह अपनी जमीन पर मजदूर हो जाएगा। अगर इस देश का बड़ा किसान भी, राकेश टिकैत तो मौजूदा वक्त में जिन किसानों की अगुवाई कर रहे हैं वो कमोबेश भारत के भीतर में तमाम खेती से जुड़े किसानों का जिक्र हम करते हैं, लेकिन याद कीजिए इनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत हुआ करते थे। 1988-89 में जब उन्होंने दिल्ली के बोट क्लब पे आंदोलन शुरू किया था, तब एक बात आई थी, वो बड़े किसानों को तो रिप्रेजेंट कहीं नहीं कर रहे हैं। और इस सवाल ने भारत के किसान आंदोलन को लेकर कई तरीके से मथना शुरू किया। और ध्यान दीजिए, तो पहली बार पंजाब का किसान जब निकल कर आया तो वो बड़ा किसान था, उसके पास ज्यादा जमीन थी, उसकी आय ज्यादा थी। इसीलिए अब संकट यह है कि अगर राकेश टिकैत के आंसू और उसके ऐलान के बाद इतनी बड़ी तादाद में किसान जुड़ने लगे हैं, तो इस देश के भीतर में धीरे धीरे, चाहे वो बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बंगाल हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, ध्यान दीजिए इन तमाम जगहों पर किसानों की जो प्रति महीने की आय है, जिन राज्यों का हमने नाम लिया, वह 5,500 रुपए महीने से ज्यादा की नहीं है। यानी इस देश में मनरेगा का मजदूर से भी बुरी हालत किसानों की हो गई है क्या? इस देश के भीतर में जो क्लर्क होता है उसको भी लगातार आय उसकी बढ़ोतरी होती चली जाती है। पार्लियामेंट के भीतर ही बैठे सांसदों की जो पैसे मिलते हैं उन्हें, जो उनके साथ जो सुविधाएं जुड़ी हुई है, उसमें 180% की बढ़ोतरी बीते 6 बरस में हो गई। लेकिन किसानों की आय की बढ़ोतरी लगभग 2 से 2.5%। कल्पना कर पा रहे हैं कि इस देश में नेता की आय बढ़ती चली जाती है, नौकरशाह की आय बढ़ती चली जाती है। यानी कोई भी किसी भी रोजगार से जुड़ जाए और इस सरकार के लिए काम करने लगे तो उसकी आय बढ़ती चली जाएगी। और संयोग से उस कतार में मीडिया भी आकर अगर खड़ा हो गया, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स मीडिया के पास जो आ रहे थे, यह 2014 से लेकर 2020 का आंकड़ा जब आप देखेंगे तो आपको जानकर हैरत होगी कि इस देश के भीतर में यह पहली सरकार है जिसने प्रचार पे इतना खर्चा किया और इस हद तक खर्चा किया कि जो भी प्रचार ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहा उसका नेटवर्थ लगातार बढ़ता चला गया। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है कि जिस कोविड बीमारी के दौर में भारत के भीतर में तकरीबन 6.5 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को अगर समाहित कर लीजिएगा तो लगभग 38 करोड़ लोगों के सामने संकट था कि आगे रोजगार कैसे होगा। लेकिन उसी दौर में भारत के 10 बड़े कॉरपोरेट के नेटवर्थ में तकरीबन 35% की बढ़ोतरी हो गई। यह कौन सी इकोनॉमी है? और इस इकोनॉमी को अगर राजनीतिक तौर पर 3 कानूनों ने एक नए तरीके से परिस्थितियों को जगा दिया है, तो फिर उसकी पहचान शायद यहां के किसानों की मौजूदगी से समझा जा सकता है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर गन्ना किसान है। गन्ना किसानों को मिल में जाना पड़ता है। मिलों को सरकार अपने तौर पर सब्सिडी भी देती है और रियायत भी देती है और बड़ी तादाद में मिलों को पैसा भी देती है। मिल मालिकों की रहनुमाई पर गन्ना किसान जीवित रहता है। गन्ना किसान अपने तौर पर उसको एक पर्ची दे दी जाती है, उस पर्ची की वसूली कब पैसा कब मिलेगा, यह भी एक साइकिल है। इसका मतलब बहुत साफ है कि इस देश में हर इकोनॉमी ने इंडस्ट्री को डेवलप किया, इकोनॉमी ने सर्विस सेक्टर को डेवलप किया, लेकिन इकोनॉमी ने एग्रीकल्चर को डेवलप नहीं किया। एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए उसे कॉरपोरेट की जरूरत पड़ी। कॉरपोरेट की जरूरत वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को इसलिए है क्योंकि वह भारत के भीतर में जब आएगा तो उसको चाहिए कि जो पैसे वाले लोग हैं, अगर उनके पास बड़ी तादाद में जमीन पर कब्जा करने की ताकत है तो वह उनसे सीधे सौदा कर सकता है कि आने वाले वक्त में दुनिया में किस फसल की जरूरत है और आप इसी फसल को उपजाएं। यानी जिस जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिक्र है वह सीधे सीधे उससे जुड़ा हुआ है। इसीलिए अब सवाल यह नहीं है कि यहां पर जिस रूप में आंदोलन हो रहा है या फिर सिंधु बॉर्डर में जिस तरीके से आंदोलन के समानांतर आंदोलन को तोड़ने के लिए स्थानीय लोगों को जोड़कर यह कहा जा रहा है कि आप आंदोलन का यहां से तंबू हटा लीजिए, हमको दिक्कत परेशानी हो रही है। या फिर टिकरी बॉर्डर देखिएगा या शाहजहांपुर बॉर्डर देखिएगा, वहां के जो सांसद हैं, वहां के जो बीजेपी के विधायक हैं, मान लीजिए उन्होंने अपने कैडर को जमा कर लिया।
समाज के भीतर एक टकराव भी राजनीति लगातार पैदा करना चाहती है। और यहां पर क्या हुआ था कल या परसों, क्या हुआ था परसों रात में, यहां पर 26 जनवरी की रात को यहां पर बिजली और पानी काट लिया गया। दुनिया के किसी भी आंदोलन में जिसमें उस देश की सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी हो कि आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, वह लीगल है, वो ह्यूमन राइट के एस्पेक्ट में आता है। लेकिन दूसरी तरफ ह्यूमन राइट का वायलेशन करते हुए स्टेट अगर बिजली पानी काट लेती है तो ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जनता के साथ पॉलिटिशियंस के और नेताओं के और सत्ता के सरोकार खत्म हो चले हैं। लेकिन आपसी सरोकार इस देश में किसानों के बने हुए हैं, मजदूरों के बने हुए हैं, और वो एकजुटता अगर राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर में खड़ी होगी तो शायद मौजूदा राजनीतिक सत्ता को तो मुश्किल होगी ही और संसद को भी मुश्किल होगी। आज 19 राजनीतिक दलों ने पार्लियामेंट का बहिष्कार यूं ही नहीं किया, उसके पीछे किसानों की ताकत थी। जो किसान बार बार कह रहे थे हमारी बात इस पार्लियामेंट में नहीं सुनी जाती है, यहां से जो कानून बनाया जाता है वो हमारे अनुकूल नहीं होता है। इसमें गलत क्या था? क्योंकि ये तो पूरे देश ने देखा था, हम लोगों ने उसकी रिपोर्ट फाइल की थी कि राज्यसभा में किस तरीके से उस समय डिप्टी स्पीकर की मौजूदगी में ध्वनि मत से कानून पास करा दिया गया। ये कोई छुपा हुआ सच तो है नहीं, ये सारी चीजें क्लियर है। इसका एक मतलब और है कि सत्ता और लोकतंत्र के मंदिर के भीतर बैठे सांसदों में एक अहंकार भी आ गया है। ये अहंकार जनता से कटकर कानून बनाने की दिशा में जाता है, और उस कानून के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुंचते हैं तो वह भी सत्ता अनुकूल होकर फैसला सुनाती है। तो सवाल है, ये क्रैक्स है समाज के भीतर, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और शायद हमारे उस पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको इस देश के भीतर में संविधान के तौर पर बनाया गया, उसमें भी क्रैक्स आ रहे हैं। और ये क्रैक इसलिए है क्योंकि हर किसी को सत्ता चाहिए, और सत्ता को बनाए रखने के लिए तमाम हथियार वह अपने तौर पर इस्तेमाल करता है। मान लीजिए उसने पुलिस का इस्तेमाल किया, मान लीजिए उसने अपने तौर पर एक हुनरमंदी के साथ एक ऐसी परिस्थिति बना दी जहां पर किसानों के भीतर में से कोई एक रेला निकलते निकलते कानून को तोड़ता चला जाए, उसको कानून तोड़ने का भी पूरा मौका दिया जाए, और जब वो पूरा कानून तोड़ दे तो उसको कहा जाए आपने कानून तोड़ा है, अब आपके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलेगा। ये कैसी परिस्थिति है? पुलिस का काम अपने तौर पर कानून को लागू कराना होता है, स्टेट का काम इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेकर वो आया है तो उस संविधान के अनुकूल काम करना होता है। लेकिन अगर सारी परिस्थितियों को आप डाइल्यूट करना शुरू कर देंगे तो उसके बाद स्थिति क्या बचेगी? सवाल है कि आज आपके पास ताकत है, कल ताकत नहीं होगी, फिर क्या होगा? इसका यह मतलब भी नहीं है कि आने वाली जो राजनीतिक सत्ता होगी वो ईमानदार होगी। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। वह भी अपने तौर पर अपनी सत्ता को बरकरार रखने के तरीकों का ही इजाद करेगी। शायद इसीलिए इस एकजुटता को देखकर, और खास तौर से इतनी बड़ी तादाद में जो हम लोग पहले दिन से देखते आ रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में एकजुटता पहले नहीं थी। यह किसानों की आपसी एकजुटता है, और अगर किसानों की आपसी एकजुटता के सच को आप समझना चाहते हैं तो 3 वक्त को हमेशा याद रखिए। पहला वक्त था जिस वक्त इस देश को आज़ादी मिली और इस देश के कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू से कहा था इस देश में आप एग्रीकल्चर के साथ इकोनॉमी को जोड़िए। उन्हीं का वो दबाव था कि भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई गई। सिर्फ इंडस्ट्री पे ध्यान नहीं दिया गया बल्कि एग्रीकल्चर पर भी ध्यान दिया गया। और जब खुद राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर बने और संविधान की उन्होंने जब शपथ ली और संविधान के तौर पर जब उनको राष्ट्रपति चुना गया तो उन्होंने अपने काल में हमेशा एक दबाव बनाए रखा कि एग्रीकल्चर को स्पेस मिले, सिर्फ इंडस्ट्री के तौर पर भारत बिखरता हुआ ना चला जाए। दूसरी स्थिति, इस देश के भीतर में जब सीमा पर संकट आया था तो उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री ने नारा क्यों दिया था? जय जवान जय किसान का इसलिए नारा दिया था क्योंकि उस समय भारत में अनाज की कमी थी और अनाज अमेरिका से मांगा गया तो अमेरिका बार्गेनिंग कर रहा था भारत के साथ और कह रहा था कि हमारी नीतियों पर चलिए। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा हम आपके सामने हथेली नहीं फैलाएंगे। उन्होंने किसानों से ऐलान किया आप अनाज उपजाइए और इस देश में जय जवान जय किसान का नारा दिया गया।
इस दूसरी स्थिति के साथ मौजूदा वक्त को जोड़ दीजिए। IMF और वर्ल्ड बैंक में आज भी दुनिया के रईस देशों की पकड़ है। उनके हित के लिए ही दुनिया भर के उन देशों में पॉलिसी बनती है जिन देशों में बाजार बड़ा है, लेबर बड़ी तादाद में है, जमीन अभी भी फर्टाइल पड़ी है। सिंचाई के लिए व्यवस्था राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से सिर्फ 27% जमीन पर है। बाकी किसान आज भी इंद्र भगवान पर निर्भर रहता है। बरसात होगी, फर्स्ट क्लास जमीन है, बंजर जमीन नहीं है, उपज हो जाएगी। उसका पूरा फाइनेंस मिनिस्टर भी ऊपर वाला है, उसका प्राइम मिनिस्टर भी ऊपर वाला है। इस लिहाज से वो पूरा देश इस देश में एग्रीकल्चर के तौर पर चलता है। ध्यान दीजिए तो नीतियों के तौर पर ब्राजील को कंगाल किया गया, नीतियों के तौर पर भारत की दिशा में भी IMF और वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी निकल चुकी है। और तीसरा जिक्र बड़ा महत्वपूर्ण है, यह आंदोलनों का जिक्र है, क्योंकि यह मौजूदा वक्त एक ऐसे आंदोलन की दिशा में भारत की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को ले जाने की स्थिति में आ गया है, जहां पर इस देश की राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव आ सकता है। यह पहली बार उसकी आहट सुनाई देने लगी है। इसीलिए यह असंभव सी परिस्थिति है इस देश के भीतर में जो 26 जनवरी को देखने को मिली। असंभव सी परिस्थिति है। हम बार बार असंभव इसलिए कहते हैं क्योंकि दिल्ली में 84,000 पुलिस कर्मियों की तैनात है। और आपको जानकर हैरत होगी, लुटियंस की दिल्ली में जो तमाम पॉलिटिशियंस और कैबिनेट मिनिस्टर्स का घर है, उसकी रक्षा के लिए तकरीबन 10,000 सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं कि उनकी हवेली, उनके घर पर भी कोई आंच ना आ जाए। तो जरा कल्पना कीजिए लाल किले में कितनी सिक्योरिटी होगी। यह कोई बताने की बात नहीं है, यह एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी देश का। लेकिन बावजूद इसके अगर कानून को दरकिनार कर दिया जाए, अगर संविधान को अपनी हथेली से दबा दिया जाए, अगर राजनीतिक सत्ता ये मान ले कि उसका कहा हुआ शब्द ही कानून है, अगर वो कहने लगे कि हमारे पास बहुमत की ताकत है तो हम जैसा मन चाहे वैसा कानून बना सकते हैं, तो यह स्थिति जो नजर आ रही है यह कमोवेश देश में हर जगह नजर आएगी। इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस देश में अगर अलग अलग प्रांतों को भी बांटना शुरू कीजिएगा तो इस देश में जो अर्बन इलाका है वहां की जनसंख्या सिर्फ 22% है, जहां खेती कम होती है। उसमें एक दिल्ली भी आता है। लेकिन देश के तमाम प्रांतों में जब घूमिएगा तो इस देश के भीतर में लगभग 70% आबादी सीधे सीधे खेती इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। आंच उस पर आ रही है। सरकार समझ जाए तो ठीक है, अन्यथा नारे लग ही रहे हैं। और आने वाले वक्त में शायद सड़क ही संसद को भी राह दिखाएगा और इस देश की सियासत को भी राह दिखाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।